हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 3.00 पे ओपन हुआ, 2.90 का लो और हाई नहीं बनाता है। इसका लोअर सर्किट 2.85 का लगा था, हालांकि लोअर सर्किट हिट तो नहीं हुआ, लेकिन 2.95 के ऊपर ही ये सेटल हुआ, जो कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था। अगर हम पिछले एक महीने के सिचुएशन को देखेंगे तो ये लगातार गिरता 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 3.60 से गिर के आज 3.00 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 42,21,016 टोटल जनरेट हुआ। 2.95 के करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 815 करोड़ रुपए। रिलायंस कम्युनिकेशन का 52 वीक हाई है 5.05 का और लो है 1.50 का। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, 7 मार्च 2022 को आपको तैयार रहना होगा। क्या एक खबर आप जानते हैं? क्या आपको पता है? एक अपडेट होनी है, एक केस को लेकर के सुना जाना है। क्या है केस, आइए समझते हैं कम से कम टाइम के अंदर। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, बीच से मैं बताऊंगा, समझ में शायद ना आए कुछ लोगों को, लेकिन मैं थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले का बताना चाहूँगा। देखिए, आपको पता होगा दिसंबर 2020 के अंदर रिलायंस इंफ्राटेल को एक्वायर करने के लिए रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा बिड लगाया था और रिलायंस जियो को जीत भी हासिल हुई थी। लेकिन फिर रिलायंस जियो जो है एनसीएलटी के अंदर एक पिटीशन फाइल कर देता है। क्यों पिटीशन फाइल करता है? इसलिए फाइल करता है ताकि रिलायंस जियो चाहता है कि जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं, एसबीआई बेसिकली इसको स्पेयर हेड कर रहा है, तो एसबीआई से ही यहाँ बातचीत चल रही है कि एसबीआई जो है, जो भी इसके पास फॉरेंसिक ऑडिट है वो जमा करे। क्योंकि रिलायंस जियो का यहाँ पे बोलना है सीधा सीधा कि एसबीआई के पास जो इस पूरे बैंकिंग जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स थे उनको लीड कर रहा है, तो एसबीआई के पास जो है इसकी फॉरेंसिक ऑडिट थी, तो बिडिंग के टाइम पे क्यों नहीं जमा किया? बिडिंग करने के बाद क्यों दिया? और बिडिंग करने के बाद क्यों बता रहा है कि रिलायंस इंफ्राटेल का जो अकाउंट है वो फ्रॉड है? तो फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर करने को लेकर के मेन मसला है। तो फ्रॉड डिक्लेयर क्यों किया? क्यों किया? अगर अगर ऐसा था तो आपके पास फॉरेंसिक ऑडिट पहले से थी, आप पहले ही बता देते, हम बिड ही ना करते। ये रिलायंस जियो की तरफ से सवाल किया जा रहा है एनसीएलटी के अंदर। रिलायंस जियो की सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़, इसकी तरफ से एक क्वेश्चन किया जा रहा है एनसीएलटी के अंदर। तो इसको लेकर के आप देखिए यहाँ पे जनवरी 18 2022 को, यानी इसी साल जनवरी 18 को केस को सुना जाना था, लेकिन एनसीएलटी ने इस केस को एडजर्न करके 7 मार्च को टाल दिया था। अब 7 मार्च बहुत ही करीब है, तो इस केस को इस दिन सुना जाएगा। सो आपको तैयार रहना है। आपको जैसा कि पता है, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की और इसकी दो सब्सिडरी यूनिट्स हैं, रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम। तो रिलायंस इंफ्राटेल की जो टावर एसेट्स हैं, जो फाइबर एसेट्स हैं, इसको 4,400 करोड़ रुपीस में दिसंबर 2020 के अंदर रिलायंस जियो की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ ने एक्वायर कर लिया था और तब से ये उसको यूज़ भी कर रही है। लेकिन जो बैंक्स हैं, बैंक्स में एसबीआई ने फॉरेंसिक ऑडिट को जो है देना है इसको बेसिकली, और देखते हैं कि एनसीएलटी इसको किस तरीके से देखता है। हालांकि आपको पता है कि जनवरी मई 2018 ये वो समय है जब रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को बैंक्स, इंडियन लेंडर्स ने बैंकरप्सी कोर्ट में घसीट करके अप्लीकेशन करा दिया कि क्योंकि इन्होंने 46,000 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट जो है लेंडर्स को पे नहीं किया था, जिसको लेकर के यूवीएआरसी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिड किया था। सबसे ज़्यादा बिड इसी की थी। इसने ऐसा लग रहा था कि ये बिड को जीत जाएगा, लेकिन बीच में प्रॉब्लम्स आने लगी और वो प्रॉब्लम्स इस कदर बढ़ गई कि अभी भी ये पूरा का पूरा मामला एनसीएलटी के हाथ में फंसा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये अलग अलग कोर्ट्स में भी इस केस को लड़ा जा रहा है, लेकिन एनसीएलटी के अंदर ही ओरिएंटेड केस है घुमा फिरा के।
राइट, तो आगे देखते हैं कि क्या इसमें डेवलपमेंट होता है, क्योंकि देखिए बड़ा पेचीदा मामला है। बैंक्स जो हैं पिछले 14 मंथ्स, लास्ट के 14 महीनों में 300 करोड़ रुपीस का लॉस सफ़र कर चुके हैं। प्रिंसिपल कैपिटल तो उनको मिलना छोड़ ही दीजिए, वो तो नहीं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो लगभग 300 करोड़ का इन्होंने नुकसान झेल लिया है। क्योंकि देखिए बैंक का अमाउंट अगर कहीं फंसा होता है तो डेफिनेटली उसको उसके इंटरेस्ट को भी देखा जाता है, क्योंकि बैंक जो है किसी से पैसे लेता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। उसी तरीके से बैंक की जो कैपिटल है वो अगर किसी दूसरी जगह फंस गई तो इसका मतलब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वो जनरेट कर सकता था वो उसको नहीं मिल रहा है। प्रिंसिपल तो फंसा ही फंसा है। राइट, सो आपको ये पॉइंट जो है मैंने बस याद दिलाने के लिए बताया था। 7 मार्च को देखते हैं क्या सिचुएशन जनरेट होती है। जो कुछ आगे होगा, जो डेवलपमेंट होगा, हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।